आज का दिन जरदारी की सिंध हुकूमत पर भारी पड़ गया। 2 घंटे में 2 धचके। इस्लामाबाद यात्रा के बगैर एडी ख्वाजा आईजी के ओहदे पर बहाल। सिंध हाई कोर्ट ने नए आईजी के लिए 3 नामों की समरी भी मुअत्तल कर दी। फैसले काबीना के जरिए किए जाएं। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। सिंध हुकूमत की बाग इब्ने कासिम बहरिया टाउन को देने के लिए हठधर्मी बरकरार। नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया। सिंध हाई कोर्ट नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दे। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कि जितने कब्जे होने थे हो चुके, अब नहीं होने देंगे। सिंध के बाद आईजी खैबर पख्तूनख्वा की तकर्रुरी पर भी तनाजा खड़ा हो गया। एडिशनल आईजी अख्तर अली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलाहुद्दीन महसूद की तकर्रुरी चैलेंज कर दी। 20 ग्रेड के अफसर को आईजी नहीं लगाया जा सकता। दरखास्त में मौक़िफ़। अदालत ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट और आईजी को तलब कर लिया। पूरी दुनिया में भौंचाल पैदा करने वाले पनामा पेपर्स को 1 बरस हो गया। कहीं भी इतना रद्द-ए-अमल नजर नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में चाय की प्याली में तूफान बरपा रहा। नवाज शरीफ पूरा साल अपोजिशन के दबाव का शिकार रहे। केस का फैसला किसी भी दिन आ सकता है। पूरी कौम मुंतजिर। पनामा केस के फैसले पर अफवाह साज फैक्ट्रियां सरगर्म। सरमायाकार मोहतात हो गए। कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ गईं। सरमायाकारों ने देखो और इंतजार करो की पॉलिसी अपना ली। गर्मी आई, साथ ही लोड शेडिंग का अजाब भी लाई। मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। बिजली की तवील बंदिश से कारोबार मुतासिर होने लगा। लोड शेडिंग बढ़ते ही हुकूमत सफाइयां देने लगी। ख्वाजा आसिफ डिमांड और सप्लाई, बिजली पैदावार में उतार चढ़ाव का फर्क समझाते रहे। 17,140 मेगावाट, विच इज अगेन ए रिकॉर्ड इन अप्रैल में कभी इतनी बिजली की डिमांड नहीं हुई। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग के मेट्रो स्टेशन में बम धमाका। 9 अफराद हलाक और 20 जख्मी। फोर्सेस ने दूसरी डिवाइस को नाकारा बना दिया। रूसी सदर पुतिन का कहना है तहकीकात जारी हैं। दहशतगर्दों समेत तमाम पहलुओं को सामने रखा गया है। सरगोदा की दरगाह में 20 अफराद के कत्ल के बाद जाली पीरों के खिलाफ क्रैकडाउन। हाफिजाबाद में 10 जाली पीर गिरफ्तार। सानेहाय सरगोदा के 3 मुल्जिमान रिमांड पर पुलिस के सपुर्द। पार्टी फंडिंग केस में पीटीआई के वकील ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। अगर समाअत का इख्तियार नहीं तो फिर क्या हमें गालियां निकाली जाती रहेंगी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल को 37 बरस बीत गए। उस वक्त के सेक्रेटरी दाखिला जनरल रोहिदाद खान रिटायर्ड ने तस्लीम किया कि भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। आज 38वीं बरसी मनाई जाएगी। सिंध में आम तातील होगी। सियासी ताकत गैर मुंतखब अनासिर को मुंतकिल हो रही है। ताकत वोट की पर्ची से आनी चाहिए, ना कि गोली से। आसिफ अली जरदारी का पैगाम। मौलाना फजलुर रहमान वजीर आजम बनने के लिए बेकरार। कहा कि जब पूरे मुल्क पर हुकूमत करूंगा तो सब बराबर होंगे। साथ ही ये भी कह दिया कि हमारे दौर में करप्शन नहीं होगी। लाइन ऑफ कंट्रोल के चिरीकोट सेक्टर पर फायरिंग से 5 अफराद जख्मी। 2 रोज कबल जख्मी शख्स दम तोड़ गया। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारिजा तलबी। भारतीय फौज की खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान का एहतजाज। 59 बरस बाद पंजाब पुलिस का रंगो रूप बदल गया। पुलिस को नई वर्दी मिल गई। एहलकार नई वर्दी पहनकर खुश। सोशल मीडिया ने घर से भागने वाले बेटे को वालिदैन से मिला दिया। अलीपुर का फिदा हुसैन मुल्तान से मिला। फेसबुक पर आईडी बनाई तो पुलिस ने ढूंढ लिया।
हुकूमत सिंध को एक दिन में 2 धचके। बिजली करने वाले हुक्मरान अब बहानों पर उतर आए हैं और रूस एक बार फिर बड़ी दहशतगर्दी का शिकार हो गया। आज 9 बजे में खुशामदीद, मैं हूं आसमा इकबाल। सिंध हुकूमत इंतजामी लेकिन सियासी फैसले में अदालत से मात खा गई। एडी ख्वाजा न सिर्फ बहाल हुए बल्कि हुकूमत सिंध से इस फैसले की वजह भी पूछ ली गई। तफसीलात बताएंगे कुछ देर बाद। पनामा पेपर्स को 1 साल हो गया है। दुनिया में वक्ती भूचाल लाने वाले इदारे ICIJ का कहना है कि इंकशाफात के इस सैलाब पर अमलन कोई खास पेशरफ नहीं हुई। पाकिस्तान में क्या कुछ होता रहा, एक जायजा लेंगे। और नाज़रीन, इसके अलावा बिजली दूसरों को बेचने की बातें, बाग इब्ने कासिम का मुस्तकबिल, भारत में BJP की जादुई वोटिंग मशीन और एंटरटेनमेंट की दुनिया से बहुत सी रंगीन बातें, ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, न्यूज़ शो का बाकायदा आगाज करेंगे रूस में होने वाले बम धमाके की खबर से। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग की ज़ेरे ज़मीन मेट्रो में धमाके के नतीजे में 11 अफराद हलाक हो गए। रूसी वजीर सेहत के मुताबिक इस धमाके में 39 अफराद जख्मी हुए। रूसी फोर्सेस ने सिनाया स्क्वायर स्टेशन से मिलने वाली दूसरी धमाका खेज डिवाइस को नाकारा बना दिया। इस धमाके पर मुल्क भर में 3 रोजा शोक का ऐलान किया गया है और साथ ही सेंट पीटर्सबर्ग में तमाम 67 रेलवे स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। धमाकों के बाद रूस भर में सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त कर दी गई है। नाज़रीन, रूस में होने वाले इस धमाके की तफसीली खबर आप बुलेटिन में आगे चलकर देख सकेंगे। अभी हम रुक करेंगे कराची का, जहां हुकूमत सिंध को एक इंतजामी मगर सियासी फैसले में सुबकी उठाना पड़ी है। सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध पुलिस एडी ख्वाजा को बहाल कर दिया है। इस बारे में तफसीलात अली आबिद ने जमा की हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। जी अली। जी आसमा, एडी ख्वाजा को हटाने का फैसला सिंध हुकूमत बहुत पहले कर चुकी होती, लेकिन कुछ इंतजामी और कुछ सियासी मजबूरियां रुकावट बनी हुई थी। बहरहाल सिंध हुकूमत ने हिम्मत की 3 रोज पहले और एडी ख्वाजा को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया और उनकी जगह अब्दुल मजीद दस्ती को तैनात कर दिया। लेकिन आज सिंध हाई कोर्ट ने अब्दुल मजीद दस्ती की तैनाती ये कहकर मुस्तरद कर दी कि ये हमारे फैसले 2016 की खिलाफ वर्जी है। सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत सिंध का फैसला मुस्तरद करते हुए सरदार अब्दुल मजीद दस्ती को फौरी तौर पर चार्ज एडी ख्वाजा के हवाले करने का हुक्म दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि आईनी फैसले काबीना के जरिए किए जाएंगे। एडवोकेट जनरल ने एतराफ किया कि ये फैसला काबीना में नहीं हुआ। समाअत के बाद दरख्वास्त गुजार के वकील फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने अदालती फैसले की तफसीलात बताई। जो लेटर था जिसके तहत सरेंडर की थी, जो 31 मार्च का लेटर था और 3 नाम दिए गए थे, कोर्ट ने पहले वो लेटर सस्पेंड किया है और फिर सस्पेंड किया है वो लेटर जिसमें एडी ख्वाजा को हटाया है, क्योंकि पहले लेटर से हटाया नहीं था। नोटिफिकेशन जो 1 अप्रैल का है उसके थ्रू हटाया है और दस्ती साहब को पोस्ट किया है, तो वो दोनों सस्पेंड हो गए। तो इस वक्त वो रिकमेंडेशन जो है कि इनकी सर्विसेज सस्पेंड की जाए और कोई नया IG अपॉइंट किया जाए, वो लेटर भी सस्पेंड कर दिया सिंध हाई कोर्ट। तो सिंध हुकूमत के फैसले और अदालती हुक्मनामे पर पुलिस पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये हम जानेंगे। इस वक्त ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद ने हमें ज्वाइन किया है। तो रफत, हम देख रहे हैं कि 2 पुलिस के सीनियर पुलिस अफसरान एडी ख्वाजा और अब्दुल मजीद दस्ती, अब ये दोनों मुतनाज़े हो गए हैं इन पिछले 3 दिनों में। मोराल पर क्या असर पड़ेगा और इतनी उजलत में फैसला क्यों किया सिंध हुकूमत ने? देखिए, सिंध हुकूमत तो पहले ही, बल्कि मैं कहूँगा सिंध पुलिस जो है वो खासी इस हवाले से शोहरत रखती थी कि खासी सियासत है सिंध पुलिस में, और उसका अमली मुजाहिरा अब देखने में आया। वाज़ेह तौर से 2 धड़े और 2 ग्रुप अब नज़र आते हैं। इसके अलावा जो है पुलिस का मोरल बहुत डाउन हुआ है इस सूरत हाल से, और मैं ये कहूँगा कि दोनों अफसरान को ख़राब किया है, सियासत ने ख़राब किया है, सियासी जमातों ने ख़राब किया और उन्हें मुतनाज़ा बनाया। जहाँ तक रही सारे मामले की, तो एक शिकायत नैब को मौसूल हुई थी जिसमें एक ख़ास हदफ बताया गया था एक पुलिस अफसर को, और उसके बाद वो ऐसी सेंसिटिव मालूमात थी जो कोई ना कोई फराहम कर सकता था, आम शहरी हासिल नहीं कर सकता था। सिंध हुकूमत को ये शुबा था कि ये एडी ख्वाजा की तरफ से फराहम की गई हैं, जिसके बाद नहायत उजलत में ये फैसला किया गया
तातील का दिन था, फौरी तौर से उनके ओहदे से उन्हें फारिग किया गया और सरदार मजीद दस्ती को कायम मुकाम IG नामजद किया गया, जिसने सरदार मजीद दस्ती को भी मुतनाज़ा बनाया, AD ख्वाजा को भी मुतनाज़ा बनाया और ये सारा मामला और सिंध हुकूमत हिल कर रह गई थी उस मालूमात की वजह से, जिसकी वजह से AD ख्वाजा को तब्दील किया गया। बहुत शुक्रिया रफ़त सईद आपका। और आसमा, आखिर में आपको ये बताऊं कि 2 रोज पहले अब्दुल मजीद दस्ती तैनात हुए थे बतौर IG सिंध और आज अदालती हुक्मनामे के बाद एक बार फिर वो मातहत हो गए हैं AD ख्वाजा के। तो अब आने वाले दिनों में ये पता लग पाएगा कि इन दोनों आला पुलिस अफसरान के दरमियान वर्किंग कैपेसिटी किस तरीके से बिल्डअप होगी। बैक टू स्टूडियो। बहुत शुक्रिया अली। नाज़रीन, अली हमें बता रहे थे हुकूमत सिंध को लगने वाले पहले झटके के बारे में, लेकिन आज हुकूमत सिंध को सिंध हाई कोर्ट ने एक दूसरा धचका भी दिया। अदालत ने मेयर कराची वसीम अख्तर की दरखास्त पर बाग इब्ने कासिम बहरिया टाउन के हवाले करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और सूबाई हुकूमत से 18 अप्रैल तक इस पर तफसीली जवाब भी तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट ने बाग इब्ने कासिम पार्क का इंतजाम बहरिया टाउन के हवाले करने के खिलाफ मेयर की अर्जी सुन ली। पार्क बहरिया टाउन को हवाले करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। फरीकैन से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब भी मांग लिया गया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वसीम अख्तर ने नोटिफिकेशन की खराबियों को यूं बयान किया। हम चाहते हैं कि ये पार्क अवाम के लिए बने और अवाम के लिए खुला रहे, क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर पार्क खुलने के और बंद होने के टाइमिंग देखें आप, सुबह 6 से 9 और रात शाम 4 से 10। ये पार्क अवाम का है, जब मर्जी चाहेगी अवाम आएगी और जाएगी। मेयर कराची ने इस मौके पर एक अज़्म का इजहार भी किया। जितना हो चुका, जितना बंदरबाट हो चुकी, जितना इंक्रोचमेंट कब्जे हो चुके, जितनी चाइना कटिंग हो चुकी वो हो चुकी। अब हम पूरी कोशिश करेंगे आइंदा ये हरकतें ना हों। अदालत में हुकूमत सिंध जो भी जवाब दे, लेकिन अब तक वजीर आला सिंध का मौक़िफ़ है कि ये सब कानूनी है। कासिम पार्क जो दिया गया है, असेंबली ने एक कानून पास किया, असेंबली ने कानून पास करने पे अडॉप्शन पार्क्स की अलाउड थी। सिंध हुकूमत ने उसके तहत एक कानून के तहत दिया है और उसमें कोई पैसा नहीं दिया जा रहा, ना कोई कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है उधर, ना कोई टिकट लगाया जाएगा उस पार्क पे। बाग इब्ने कासिम के फैसले का सोशल मीडिया पर भी चर्चा रहा। पहले 2 रोज सिंध हुकूमत के खिलाफ ट्रेंड रहे, लेकिन फिर ट्रेंड बदल गया। अब सिंध हुकूमत के फैसले को सराहा जा रहा है। नया ट्रेंड है कराची स्टैंड्स विद मलिक रियाज। और नाज़रीन, अब बात करते हैं पनामा पेपर्स की, जिसको जारी हुए एक पूरा साल गुजर चुका है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स की आलमी तंजीम ICIJ का कहना है कि पनामा पेपर्स के जारी होने के 1 साल बाद भी ऑफशोर कंपनीज में अरबों डॉलर्स के असासे छुपाने वालों के खिलाफ उस सतह पर कार्रवाई नहीं हुई जिसकी तवक्को की जा रही थी। ICIJ ने इस मौके पर अपनी वेबसाइट पर पनामा पेपर्स के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल का एक जायजा भी पेश किया है और इस जायजे की तफसील मौजूद है हमारे साथी अरबाब जहांगीर के पास। अरबाब, क्या डिटेल्स हैं? पर किसी हद तक दिल बर्दाश्ता नजर आई है, जिसकी एक वजह वो पेचीदा बैनुल-अक़वामी क़वानीन का इंतजाम है जिसकी आड़ में पनामा पेपर्स में शामिल ज्यादातर अफराद अभी तक महफूज रहे हैं। ICIJ का कहना है कि उनके इंकशाफात के बाद 70 हुकूमतों ने 150 तहकीकात का आगाज किया, जिसमें हजारों अफराद से तहकीकात की गई, लेकिन सिवाय माल्टा के जहां पनामा पेपर्स के बाद $1 करोड़ की रिकवरी की गई, दीगर मुल्कों में पनामा से मुतालिक कोई पेशरफ्त अभी तक नहीं हो सकी है। पनामा लीक्स के बाद आइसलैंड के वजीर आजम ने अपने ओहदे से तो जरूर इस्तीफा दिया, लेकिन वो अब तक रुकने पार्लियामेंट हैं और कामयाबी से अपने मुख्तलिफ कारोबार भी चला रहे हैं। न सिर्फ ये, बल्कि उनके जानशीन नजार्ली बेडिक्सन का नाम भी पनामा पेपर्स में शामिल है, जिनकी ऑफशोर कंपनी दुबई में 4 अपार्टमेंट्स की मालिक है। इसी तरह मारूफ रूसी मौसीकार मरगई रोल्डगन, जो रूसी सदर के दोस्त भी हैं, उन्होंने पनामा इंकशाफात के बाद $2 अरब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुंतकिल किए हैं। इंडिया में 424 भारतीय दौलतमंदों के पनामा में इंकशाफात के बावजूद, कमेटियां, कमीशन और तहकीकात के ऐलान के बावजूद मामला अभी तक जूं का तू है। जबकि अमरीका में भी पनामा इंकशाफात के बाद अमरीकी इंतजामिया ने तहकीकात तो जरूर शुरू कराई, लेकिन ट्रंप इंतजामिया की जानिब से अटॉर्नी जनरल को हटाए जाने के बाद से तहकीकात का मुस्तकबिल गैर यकीनी है। अगर किसी को फर्क पड़ा है तो वो है मोसेक फोंसेका, जिसे पनामा लीक्स के बाद 250 मुलाजमीन को फारिग करना पड़ा और उसके सरबराह जॉर्गन मोसेक और रोमन फोंसेका को हिरासत में भी लिया गया।
आसमान, लगता यह है कि ICIJ की दुनिया भर के रिएक्शन से तो मायूसी हुई है, लेकिन क्या पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल इससे मुख्तलिफ है? यही सवाल मैंने अपनी साथी और तज्जियाकार आसमा शिराजी से पूछा। जी, जब से पनामा का हंगामा शुरू हुआ है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में पिछले एक साल में ये सबसे बड़ी खबर रही है। पिछले एक साल में इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस भी रहा है। और अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की सियासत का जो पांसा था वो इस केस ने बहुत बदला है और पलटा है, तो बेजा नहीं होगा। अभी गो के इसका फैसला आना है और फैसले का इंतज़ार अगर हम गेज करें या कोई सर्वे किया जाए तो मेरा ख्याल है इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का इंतज़ार पाकिस्तान के अंदर है तो वो सिर्फ और सिर्फ पनामा के फैसले। पनामा का जो है वो कहीं और किसी मुल्क में हुआ या नहीं हुआ, जैसे ICIJ ने आज एक रिपोर्ट भी पेश की है और उसको छापा है अपनी वेबसाइट के ऊपर और ये कहा है कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ था, लेकिन कहीं भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क बन जाए जिसका फैसला आने के बाद कहा जा सके कि इस के कुछ असरात पाकिस्तान के सियासत के ऊपर और दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए कि इसका कोई नतीजा पाकिस्तान के अंदर निकला है। बहुत शुक्रिया आसमा शिराजी। पाकिस्तान में पनामा लीक्स के दूरस असरात, जिनका असर पिछले एक साल में ही नहीं बल्कि आने वाले वक्त में भी देखने को मिलेगा। बैक टू द स्टूडियो। अरबाब आगाह कर रहे थे नाज़रीन, और अभी न्यूज़ शो में हम नजर डालेंगे कुछ मुख्तसर मगर अहम खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर में ऑरेंज लाइन मंसूबा रोजाना की बुनियाद पर सुनने का फैसला कर लिया। समाअत के दौरान जस्टिस शेख अजमत ने रिमार्क्स दिए कि जिन्हें मास ट्रांजिट पसंद नहीं वो गाँव चले जाएं। ताहम हुकूमत के पास तारीखी इमारत को मुतासिर या तबाह करने का लाइसेंस नहीं है। ट्रेन के पिलर्स के दरमियान से चुबुर्जी का नजारा बंदर को पिंजरे से देखने के मुतरादिफ होगा। तहरीक इंसाफ ने पार्टी फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा कहते हैं कि अगर मामला दायरा इख्तियार में नहीं तो क्या फिर इलेक्शन कमीशन को गालियां निकाली जाती रहेंगी? अगर एतराज ये है तो फिर चैम्बर बैठकर मामला हल कर लेते हैं, इतना शोर करने की क्या जरूरत है। मर्दान में मर्दमशुमारी की टीमें तमाम ज़ाब्ता अखलाक को बलाए ताक रखते हुए फॉर्म पुर करने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल करती रहीं। मर्दमशुमारी की टीम ने फॉर्म पेंसिल से पुर करवाया। चीफ शुमारियात आसिफ बाजवा ने सख्ती से अहकाम जारी किए थे कि मर्दमशुमारी फॉर्म में पेंसिल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मुल्तान पुलिस ने फेसबुक आईडी के जरिए अलीपुर के गुमशुदा बच्चे को ढूंढ निकाला। 14 साल शान माँ बाप से नाराज होकर घर छोड़ गया था। SDPO अलीपुर मियां यूसुफ हारून ने अपने मोबाइल पर शान नामी बच्चे की फेसबुक आईडी देखी। मजीद तफ्तीश के लिए पुलिस मुल्तान पहुंची, जहां शान एक होटल पर मेहनत मजदूरी करते हुए मिला। बच्चे का कहना था कि वालिदैन तशद्दुद करते थे, इसी वजह से वो घर से भागा था। और न्यूज़ शो में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, इस ब्रेक के बाद देखिएगा। लोड शेडिंग में इजाफा, लेकिन हुकूमत की सिर्फ सफाइयां। और सरगोदा के जाली पीर का पुलिस की तहवील में इतराफ़े जुर्म। वेलकम बैक। नाज़रीन, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरानिये में भी इजाफा हो चुका है और इससे कारोबारी जिंदगी शदीद मुतासिर दिखाई देता है। शहरियों का कहना यह है कि हुक्मरान आम इंतखाबात से कबल बिजली लोड शेडिंग खत्म करेंगे तो ही वोट मांग सकेंगे। लाहौर से देखिए तारिक खान की रिपोर्ट। मौसम ने तेवर क्या बदले, बिजली की लोड शेडिंग के दौरानिये ने भी उड़ान पकड़ ली। जहां बिजली की अदम दस्तयाबी पर मुश्किलात का शिकार तो सारी आवाम है, मगर वेल्डिंग समेत दीगर भारी भरकम इलेक्ट्रिक मशीनों पर काम करने वाले अफराद सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। उनका कहना है कि लोड शेडिंग के बायस ग्राहकों का काम पूरा नहीं हो पाता। काम कर रहा था, बत्ती चली गई, ठीक है, 2 घंटे काम होता सारा दिहाड़ी में, तो हुकूमत पता नहीं कब करेगी। 2018 का सुन रहे हैं उनसे। 8 घंटे पूरे दिहाड़ी में लाइट जाती है, काम कर नहीं सकते, बच्चे भूखे मर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिर्फ नारे लगा रही है, इस साल भी लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी। जब से गर्मी शुरू हुई है ना, तो 4 घंटे उन्होंने बता दिए लाइट के। अब देखो आगे आगे क्या बनता है। ये तो अगले साल भी नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होगी लाइट का बंदोबस्त, नहीं कर सकेंगे ये लोग। जब लाइट होती है काम नहीं होता, जब काम होता है तब लाइट नहीं होती। गर्मी के आगाज पर ही शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे जबकि देहात में 10 से 12 घंटे तक पहुंच चुका है।
गर्मी बढ़ने के साथ इस दौरानिये में मजीद इजाफा भी हो सकता है। नाज़रीन, आपने जाना कि मुल्क में गर्मी बढ़ने के साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग का मसला भी संगीन होता चला जा रहा है। वज़ीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ ने तवील लोड शेडिंग से मुतासिरा इलाकों के बारे में अपनी मंतक पेश करते हुए ये बताया है कि बिजली की तलब भी मुसलसल बढ़ रही है। उनका मजीद क्या कुछ कहना था, राना तारिक बताएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस साल के आखिर में बिजली के मंसूबे इतनी बिजली पैदा कर रहे होंगे कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, ये मोदी अगर ये चाहे तो हम इसको फिर बिजली दे सकते हैं कि ले जाओ बिजली पाकिस्तान से। हुकूमत का वतीरा है, पहले दावे करो फिर बहाने बनाओ, कोई नहीं पकड़ेगा। गर्मी शुरू होते ही मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग उरूज पर आ गई। वजीर पानी और बिजली ख्वाजा आसिफ ने हुकूमती दावों पर खुद बिजली गिरा दी और तलब और रसद के घन चक्कर में ऐसा घुमाया कि किसी को कुछ समझ ही ना आए। टोटल डिमांड 17,140 मेगावाट थी, विच इज अगेन ए रिकॉर्ड इन अप्रैल में कभी इतनी बिजली की डिमांड नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ ने एक और बहाना बनाया, बिजली गायब होने का मलबा बिजली चोरी पर डाल दिया। 10-12 घंटे की जो लोड शेडिंग है उन इलाकों में है जहां से 90% हमें रिकवरी नहीं हो रही। ये जारी और सारी रहेगी। और हमने ऐसे भी इलाके हैं जिनको डी इलेक्ट्रीफाई कर दिया है, हमने वहां से ट्रांसफार्मर उतार लिए, पैसे नहीं देते, चोरी करते हैं। जाते जाते ख्वाजा आसिफ अवाम को फिर एक लॉलीपॉप दे गए, बोले अप्रैल के इख्तिताम से पहले लोड शेडिंग कम हो जाएगी। वजीर पानी और बिजली ने बताया कि IPPs 8,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रही है, जबकि हमारी अपनी कंपनियां 2,886 मेगावाट और पन बिजली की पैदावार 1,000 मेगावाट के लगभग रह गई है। रुख करेंगे सरगोधा का, जहां की सेशन अदालत ने गद्दी नशीनी के तनाज़े पर 20 अफराद के कत्ल केस में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम अब्दुल वहीद को साथियों समेत 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमे का चौथा मुल्जिम ताहाल अस्पताल में जेर इलाज है, जबकि मुल्जिम ने इतराफ किया है कि उसने कत्ल करके बदला उतारा। सरगोदा के नवाही इलाके चक 95 में 20 अफराद के कत्ल मुकदमे में मुलव्विस मुल्जिमान अब्दुल वहीद, आसिफ एडवोकेट और जफर डोगर को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीश के दौरान मरकजी मुल्जिम का कहना था कि पहले उसे मारने की कोशिश की गई, बदला लेने की गर्ज से उन लोगों को कत्ल किया। मेरे बेटे थे, अल्लाह के लिए कुर्बान। मुकदमे का चौथा मुल्जिम काशिफ अस्पताल में जेर इलाज है, जबकि वाक़े की मजीद तहकीकात के लिए खुसूसी टीमें मसरूफ हैं। नाज़रीन, एक ज़माना था जब कराची की इमारतों पर लगे बड़े बड़े घड़ियाल से हर घंटे बाद गूंजने वाली आवाज़ें कराची की पहचान हुआ करती थीं। मुल्क का नक्शा बदला, हुकूमतें बदली, मगर कोई भी हुकूमत इन घड़ियालों की हालत नहीं संभाल सकी। अब मेयर कराची ने बल्दिया कराची के सदर दफ्तर की इमारत पर लगे घड़ियाल को मुरम्मत करके बाद दोबारा पुरानी शक्ल दे दी है। अब सूरत हाल क्या है आपको दिखाते हैं। बरतानवी दौर में कराची शानदार था। विक्टोरियन तर्ज पर तामीर की गई कई इमारतें यहाँ सर उठाए खड़ी थीं और इन इमारतों के सरों पर बड़े बड़े घड़ियाल ताज की मानंद सजे थे। ये घड़ियाल दुनिया भर में बरतानवी तर्ज तामीर की पहचान समझे जाते हैं। हिंद तकसीम हुआ और पाकिस्तान मारिज़े वजूद में आया। साथ ही कराची की तारीख के गवाह इन घड़ियालों का बुरा दौर भी शुरू हो गया। मरम्मत न होने के बाइस कुछ 50 की दहाई में बंद हुए तो कुछ 70 और 80 की दहाई तक ही चल सके। अब सूरत हाल ये है कि कहीं सुइयां कांटे गायब हैं तो कहीं पूरा घड़ियाल ही गायब। मोहम्मद हारून भी गुज़िश्ता निस्फ सदी से घड़ी साजी से वाबस्ता और इन घड़ियालों के अच्छे दौर के शाहिद हैं। ये जमाने के जितने भी वॉल क्लॉक ये लगे हुए जो हमारे लगे हुए होते हैं वो वेट पे चलते हैं और उसको चलाने का तरीका वजन होता है, वजन से चलते हैं और उसके अंदर तमाम मैकेनिकल सिस्टम होता है, जैसे सेंटर व्हील, एस्केप व्हील, लीवर और पेंडुलम तक भी उसके अंदर होता है। ये बजता है, इसकी आवाज़ आती है, लेकिन इसको सही मायने में कुछ सही करे
यानी सही से मुरादी कि इसकी स्ट्राइक को निकाल के सही से रिपेयर करे तो ये आवाज़ देगा टन करके। ये गाड़ियाँ एंटीक होती हैं, इनके पार्ट्स कभी मिलते नहीं। एम्प्रेस मार्केट पर लगा घड़ियाल हो, ली मार्केट हो, घड़ियाली बिल्डिंग हो या फिर डेंसो हॉल पर नस क्लॉक टावर, सब वक्त की गर्द और अरबाब इख्तियार की बेहिसी की भेंट चढ़ चुके हैं। मैरीवेदर टावर पर लगी घड़ी निजी शोबे की दिलचस्पी से गुज़िश्ता बरस फाल हुई। मेयर कराची ने भी इन तारीखी घड़ियालों में दिलचस्पी ली और अब बल्दिया की इमारत पर नस्ब चलता और बचता घड़ियाल कराची के माजी की याद और कराची वालों को वक्त का एहसास दिलाता है। जितने भी ऐसे क्लॉक्स हैं, तकरीबन 6 हैं, हम उनको ठीक कराएंगे। और पॉइंट ये नहीं है कि मेरे ज़िम्मे में आते हैं या नहीं आते। कराची में अगर घड़ियाल है, हमारे पास एक एक्सपर्टी आ गई है, हम उसको भी ठीक करा देंगे। शहर के कदीम हिस्से में अब भी 250 ऐसी इमारतें और 6 इमारतों पर ऐसे घड़ियाल मौजूद हैं जिनकी मरम्मत और मुनासिब देखभाल दुनिया के सामने कराची का रुख रोशन अयां कर सकती है। कराची में बरतानवी दौर में तामीर की गई इमारतों पर नस्ब क्लॉक टावर शहर के शानदार माजी के अक्कास हैं। इन घड़ियालों की मरम्मत मुश्किल ज़रूर है, ताहम अगर ये काम कर लिया जाए तो शहर को उसका शानदार माजी दोबारा लौटाया जा सकता है। सैयद ज़ीशान अहमद, आज न्यूज़, कराची। ये स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी, एक ब्रेक के बाद देखिएगा। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में बीजेपी की जालसाजी पकड़ी गई और आपको बताएंगे कि शामी पासपोर्ट दुनिया का कमजोर लेकिन महंगा तरीन पासपोर्ट कैसे बना।